अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हमने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। सैलाब और उसके हवाले से हमने पहले पढ़ा सैलाब क्या होता है या सैलाबी रेला क्या होता है और या उसकी वजूहात क्या होती हैं और फिर उससे नुकसानात क्या होते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने सूबे के हवाले से पढ़ेंगे कि उसमें जो है सैलाब किस कदर जो है वो नुकसानात का बायस बनता है। अब सबसे पहले हमारा अपने प्रोवेंस का अगर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो वो कहता है कि यानी के में जो है वो इलाके जहाँ पर सैलाब का ज़्यादा ख़तरा रहता है। अब वो कहता है कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पंजाब की एग्ज़ाम्पल दी, मैंने आपको जो है वो पंजाब के एरियाज़ के बारे में पहले बताया कि वहाँ पर हर साल सैलाब आने की वजह से बहुत नुकसान होता। फिर मैंने कराची का। अब खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ से सैलाब आएगा या क्यों आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, ग्लेशियर, जंगलात की कटाई और ज़मीन के कटाव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आते हैं, जिनमें दर्ज झैल इलाके सैलाब की जद में रहते हैं। अब वो कहता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे ये इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके अलावा बर्फ़ जो है वो क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ से बर्फ़ पिघल रही होती है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात हैं यहाँ पे, उनकी कटाई होती है और उस वजह से जो है ज़्यादा दरख्त जब कट जाते हैं और फिर जो है जब दरख्त कट जाते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बारिशों की वजह से ज़मीन का कटाव होता है और ज़मीन जो है वो कट कट कर मिट्टी जो है वो बह जाती है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके जो होते हैं उनमें पानी जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब वो कहता है कि सबसे पहले क्या, नदी नालों में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आ रहे हैं और तेज़ बहाव की वजह से चित्राल, कोहिस्तान, मानसेरा ज़्यादा ख़तरे वाले इलाके होते हैं। यानी इन इलाकों में नदी नालों में पानी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बर्फ़बारी भी हो रही होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो इसलिए जब तक जो है वो मौसम बारिश होती रहती है तब तक जो है वो बहुत ज़्यादा तुग़यानी की हालत होती है और जो है वहाँ पर जो है ज़्यादा फिर नुकसान होता है। फिर आगे लैंड स्लाइडिंग की वजह से दरियाए हुंज़ा ब्लॉक हो जाता है। यानी लैंड स्लाइडिंग यानी ज़मीन जो है जब दरख्त जो है काट लिए जाते हैं या ग्रेविटेशनल जो है पुल की वजह से ज़मीन जो है जहाँ पर मजबूत नहीं होती वहाँ पर जो है वो स्लाइड करके नीचे आ जाती है वो ज़मीन के हिस्से, तो उसमें दरख्त हर चीज़ जो है फिर वो बह कर जो है वो नीचे जो ज़हरी इलाके होते हैं, नीचे लोअर इलाके जो होते हैं उनमें आ जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि ज़्यादातर ये जो है लैंड स्लाइडिंग दरियाए हुंज़ा जो है उसको ब्लॉक कर लेता है, यानी उसके पानी को रोक देता है और पीछे जहाँ पानी जमा होता है उन तमाम इलाकों में जो है वो सैलाबी हालत होती है, जिसकी वजह से करीबी आबादियों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। ग्लेशियर के पिघलने से गलगित के जनूबी इलाके और नीलम वादी मुतासर होते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से यानी जूं जूं पानी जो है वो बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू होती है तो उसके गिलगित के जो जनूब की तरफ इलाके हैं और नीलम वादी जो कश्मीर की तरफ है उसके इलाके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। दरियाए काबुल में सैलाब से नौशहरा का इलाका खतरे में होता है। दरियाए सिंध में सैलाब से निज़ामपुर और इससे मुल्का इलाके को ख़तरा होता है। यानी दरियाए सिंध में जो है क्योंकि ये तमाम जितने भी दरिया हैं वो दरियाए सिंध में ही जाके शामिल होते हैं, तो इसलिए जब यहाँ पे जो है पानी ज़्यादा होता है तो फिर निज़ामपुर का जो इलाका है वो सैलाब की जद में आ जाता है। दरियाए स्वात की वजह से ज़िला स्वात और मुल्का इलाकों को ज़्यादा खतरा होता है। पेशावर में नाला बुडनी के किनारे पर वाक़या इलाके भी अक्सर बारिशों के दौरान सैलाब के खतरे से दो चार होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ख़तरे को कम करने के लिए इकदाम, यानी क्या स्टेप्स किए जाएं कि जिनकी वजह से सैलाब कम आए, कम से कम नुकसान हो हमें और उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकें। सैलाब के खतरे को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, जंगलात में इजाफा किया जाए, नहरों की मुकम्मल सफाई बर्फा की जाए, मौसमी पेश गोई को मद्देनज़र रखा जाए। यानी जो आपके मेट्रोलॉजिस्ट हैं यानी हमारे मौसमियात हैं वो आपको जो भी प्रिडिक्शन देते हैं उसको जो है वो फॉलो करें ताकि सैलाब के खतरे को कम करने में मदद मिल सके। नीचे आपको पिक्चर दी गई है जी, बहुत ही ग्रीन ग्रीन लश ग्रीन एरिया है जिसकी आपको जो है वो पिक्चर दिखाई गई है। यानी जो आपको इशारा मिल रहा है वो यही है कि आप जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हिफाजती इकदाम में सबसे पहले आ जाता है मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग। यानी हमने सबसे पहले प्लानिंग करनी है, हमारे कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासर होने वाले हैं, कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा जो है अफेक्टेड एरियाज़ होंगे, वहाँ पर हमें उनको जो है वो उनके लिए प्लान करना है कि हमें अगर इस तरह इतनी सिचुएशन हो जाए ऐसी कि अगर इतनी बारिश हो तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह मनसूबाबंदी कर लेनी चाहिए। यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग होती है।
हम इवन स्टडी कर रहे होते हैं, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम अपना एक प्लान तैयार करते हैं, हम शादी वगैरह जो है वो अरेंज करते हैं, कोई सेरेमनी अरेंज करते हैं, तो तब भी हम पूरी प्लानिंग से काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो कहता है जिस काम की मनसूबाबंदी की जाए उसकी वजूहत व असरात को पेश नज़र रखा जाए। यानी जिस तरह से भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या नुकसान हो सकता है और कितना हो सकता है और किस तरह से उससे बचा जा सकता है। मनसूबाबंदी के लिए दर झैल बातों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले काम किसके लिए करना है, यानी पहले पता हो कि क्या लैंडस्लाइडिंग के लिए करना है, क्या सैलाब के लिए करना है, क्या अर्थक्वेक के लिए करना है, ये जो भी है उस इलाके में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो पहले हमें वो पता होना चाहिए कब करना है, यानी उसके लिए हमने कब स्टेप उठाना है, वो पहले उठाना है या वो नुकसान हो जाए तो फिर उठाना है। फिर उसके बाद कैसे करना है, यानी किस तरह से हमने, क्या गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ हेल्प लेनी है, क्या हमने निजी इदारों को भी शामिल करना है, क्या हमने रज़ाकाराना तौर पे इलाके के जो लोग हैं उनको शामिल करना है, ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कहाँ कहाँ करना है। अब कहाँ कहाँ में, यानी आपको वो लोकेशन पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो है हमारे कोयटा में ज़लज़ले आते हैं, अब मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके हैं या ऐसे ही मनसेरा के पहाड़ों में या इस तरह के जो इलाके हैं उनमें जो है ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक अगर होता है तो उसका हमें पहले उन इलाकों का पता होना चाहिए। फिर हमें अगर पंजाब में सैलाब आता है, सिंध के जिन जिन जगहों से जो है वो दरिया हमारे गुजरते हैं या गुजरगाहें हैं उनकी, या मैदानी इलाके ज़र आब आते हैं, हमें पहले से उन चीज़ों के बारे में पता हो कौन करेगा। यानी अब अगर मैंने पहले बता दिया कि इसमें से कौन करेगा, यानी ये गवर्नमेंट पे सिर्फ छोड़ा जाएगा, क्या ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, क्या उस इलाके के लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्या निजी इदारों की ज़िम्मेदारी है, या तमाम लोगों की जो है वो एक कलेक्टिव जो है वो एफर्ट है। यानी जब हम एज अ कौम मिलकर इसको हल करेंगे तो हमारे जैसे जो गरीब ममालिक होते हैं उनको कलेक्टिव एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। वहाँ इंडिविजुअली हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते कि वो ही सिर्फ करेगी या कोई निजी इदारा करेगा या हम इलाके के गवर्नमेंट इलाके के लोगों पे छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। इन सब की कोलैबोरेशन होगी, इन सब की कलेक्टिव एफर्ट होगी तो तब ये काम होगा। इन अगर चीज़ों पर वो कहता है कि अगर गौर किया जाए उससे अगर इन चीज़ों के हम जवाब ढूंढ लेते हैं तो फिर हमें कोई भी आफत आ जाए उसके लिए हम जो है वो मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, जैसे हमारा 2005 में ज़लज़ला आया तो हमें बहुत सारे ममालिक ने हेल्प आउट किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई आके आपकी कितनी भी हेल्प कर ले जब तक आप अपनी मदद ना करें तो आप उस मसले से नहीं निकल सकते। तो इसलिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि ख़ुद को तैयार करें, ख़ुद को जो है वो उस चीज़ में डालें और उस मसले के हल के लिए आगे बढ़ें। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है जी, इसमें तखमीना, तजर्बा, हिकमत अमली, ख़तरे को कंट्रोल करना या काम करना शामिल है ताकि नुकसान से बचा जा सके या काम हो। तखमीना यानी अंदाज़ा लगाना कि कितना इस पर खर्च आएगा। तजुर्बा यानी उसमें फिर अब आप देखेंगे कि अगर आप इतना अंदाज़ा लगा चुके हैं ये सब कुछ है तो आप पहले एक्सपीरियंस लोग ढूंढेंगे, एक्सपीरियंस इदारे ढूंढेंगे कि यानी पहले भी जो ये काम कर चुके हों। फिर उसके बाद हिकमत अमली यानी क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी। अगर जो है आपने एक बहुत अच्छे जो है वो तजर्बाकार जो है इदारे को या शख्स को हायर किया है तो वो जो है अपनी क्या प्लानिंग करेगा, क्या हिकमत अमली करेगा कि आपका वो प्लान कामयाब रहेगा। फिर उसके बाद ख़तरे को कंट्रोल करना, यानी जिस ख़तरे को कि आपको जो है जिससे आप परेशान हैं या जिसका सामना है तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए या उसके नुकसानात से बचने के लिए ये तमाम चीज़ें क्या आपकी कंप्लीट हैं। अब फिर जो है जब आप ये चीज़ें पूरी कर लेते हैं तो फिर आपका मसाइल को हल करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट रिव्यू में करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।